जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाः दीपगरीयसी, अर्थात भारत मेरी जन्मभूमि है, इसकी माटी पे जन्म लेना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारत जहाँ पे अनेक जनजातियाँ, संस्कृति, भाषाएं हैं। भारत जहाँ पे संस्कृत जैसी महान भाषा ने जन्म लिया। भारत जहाँ पे हिंदी, उर्दू, मराठी, फारसी और भी जैसी महान भाषाएं इसको सुशोभित कर रही हों, उस माटी पे गर्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए मेरे सहपाठियों से प्रश्न उत्तर करके मैं उनके प्रदेश के भाषा, पोशाक और संस्कृति और उनका प्रदेश के मिष्ठान, इमारतें और किन कारणों से उनका प्रदेश समस्त विश्व में अपने आप को प्रकाशवान करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम मैं अपने सहपाठियों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी भाषा में अपने आप को चिन्हित करें। सलाम, मेरा नाम अलविया है, मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल चपर्दियाँ। पहला, मेरा नाम यश छू और मैं उत्तराखंड एक रहने वाल छू। प्रणाम, हमारा नाम आर्या हवे और हम बिहार से हैं। নমস্কার সবাইকে, আমি সুস্মিতা দাস, বাংলার মেয়ে, বাংলার গর্ব নিয়ে আমি এসেছি বাঙ্গাল থেকে। সকলোকে নমস্কাৰ, মোৰ নাম জেছিকা ৰায়, মই অসমৰ বাসিন্দা আৰু মই দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰী। सुप्रभात, माझे नाव सृष्टी विद्याधर देवारे आहे, मी महाराष्ट्राची आहे आणि मला महाराष्ट्रावर खूपच गर्व आहे। सुप्रभातम, एंटे पेरू शिखर निगम इन्नाडू, निजाम केरला निन्नाडू। जिस प्रकार भारत का मुकुट कश्मीर, जहाँ पे स्वर्ग आके बस चुका है, वहाँ से आई मेरी सहपाठी अलविया फातिमा से मैं प्रश्न करूँगा कि वो सबसे पहले उसकी ब्यूटीफुल सीनरीज़ के बारे में हमें बताएं। तो जैसे कि आपने ही बताया कि कश्मीर को भारत का मुकुट और इस पूरे विश्व का जन्नत कहा जाता है, हेवन ऑन दी अर्थ। तो ये कुछ ऐसी बोलने वाली चीज़ नहीं है, ये सच में है कि अगर आप कश्मीर में पैर भी रखते हैं तो वहाँ की वादियाँ आपको ऐसे लुभा लेती हैं कि जैसे आप शहर की सारी स्ट्रेस और सारी बुरी चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो वहाँ की वादियों के बारे में जैसे कि बहुत फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। यहाँ पे आप एक बार जाएंगे तो आप शायद वहाँ से वापस आ जाए, पर आपका मन वापस नहीं आ पाएगा। सही बात कही है। और उस चाय का नाम क्या था? कहवा। उसका क्या ही कहूँ मैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, बनती कैसे है? तो वो कश्मीर की ट्रेडिशनल चाय है कहवा, और उसको एक समावार होता है, ट्रेडिशनल केटल, उसमें बनाया जाता है और कप्स में सर्व किया जाता है। तो ये ठंडियों में सर्व किया जाता है और फेस्टिवल्स में भी मोस्टली इसको सर्व किया जाता है, जिसमें होता है इलायची और दालचीनी और आलमंड्स के साथ सर्व किया जाता है। ये एक तरह से डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक की तरह काम करती है और ये वार्मथ भी प्रोवाइड करती है कश्मीरियों को। और ठंडी की बात की तो पहले मैं छोटा था तो मुझे मम्मी दूध में केसर डाल के देती थी। केसर मतलब बहुत महंगा होता है, ऐसा क्यों? केसर बहुत महंगा होता है क्योंकि उसकी खेती जो है वो बहुत बारीकी से की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी फसल की तरह आप मतलब बिना ज़्यादा मेंटेनेंस के आप उगा सकते हो। इसके लिए बहुत हाई मेंटेनेंस चाहिए होती है और ये सिर्फ 15-20 दिनों के लिए इसकी खेती होती है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। और इसको मतलब 1000 फूल जब आप इकट्ठा करेंगे उसमें से आपको सिर्फ कुछ ग्राम केसर मिलेगा, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। आपने मुझे पता नहीं था इतना वो रहता है। अच्छा, जब हम लोग गए थे कश्मीर तो वो एक शॉल ली थी, क्या थे, पश्मीना, क्या कहते, पश्मीना। वो मतलब कोई आर्ट है वहाँ की? पश्मीना शॉल जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की गोट होती है, उसके वूल से बनाया जाता है। बहुत ही फाइन होती है, कम से कम 12 to 14 माइक्रॉन्स की, और उसको हैंड वोवन होती है वो, मतलब इतनी बारीकी से उसको हैंड वूव किया जाता है, इसलिए उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। एक फैक्ट बताना चाहूँगी पश्मीना के बारे में कि जो एक पश्मीना की शॉल होती है वो एक छोटी सी रिंग के थ्रू भी पास कर सकती है, वो इतनी स्मूथ होती है, तभी इतनी महंगी भी होती है। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, कुछ लफ्ज़ हो जाए कश्मीर या कश्मीर की वादियों को लेके? मैं आमिर खुसरो के कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। गर फिरदौस बर रूहे ज़मी अस्त, गर फिरदौस बर रूहे ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये ट्रांसलेट करता है, इफ़ देयर इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, इट्स हेयर, इट्स हेयर, इट्स हेयर। इट रिफर्स टू कश्मीर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब थोड़ा नीचे आते हैं, जहाँ देवभूमि जिसे कहा जाता है। कहते हैं देव यहीं उतर के चले आए थे, 4 धाम जहाँ बसे हैं वहाँ से आए मेरे दोस्त यश सिंह सुपियाल से मैं बात से जानने की कोशिश करूँगा कि देवभूमि से क्यों कहा जाता है। सबसे पहला सवाल, तो उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देवताओं का वास है। यहाँ पे कई सारे देवी देवता हैं और बल्कि खुद शिवजी भी यहीं पे विराजमान थे। उनका कैलाश पर्वत भी वहीं पे कहा जाता है।
अच्छा, मतलब थोड़ा चार धाम हो गया तो उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, चार धाम की यात्रा कई सारे लोग जब उनकी उम्र हो जाती है या बचपन में भी वो कभी भी चार धाम की यात्रा ज़रूर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे चार धाम जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारों धाम में जाते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए। अच्छा, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, देखा था, वो पाताल भुवनेश्वर शायद से। हाँ, पाताल भुवनेश्वर एक शहर है पिथौरागढ़, वहाँ के एक ज़िले गंगोली हाट में स्थित है, जहाँ पे मेरा खुद का गांव है। वहाँ पे एक मंदिर है जिसे पाताल भुवनेश्वर कहते हैं। वो कम से कम 90 फीट नीचे है, वो एक मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर एक गुफा है, उसके नीचे 90 फीट नीचे हमें जाना पड़ता है। वहाँ का तापमान कई डिग्री तक घट जाता है, इसलिए वहाँ पे हमें गर्मियों में ही जाना पड़ता है और ठंडियों में वो जगह बंद रहती है। अच्छा, मतलब पाताल भुवनेश्वर क्यों, मतलब जाने को पाताल का रास्ता है वहाँ से? पाताल का रास्ता ऐसा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पे जो पाताल भुवनेश्वर है उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वहाँ पे एक केव है गुफा जैसी, तो उससे हम जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे शेषनाग है। जैसे ही हम उतरते हैं वहाँ पे शेषनाग के हमें बहुत सारे फन दिखाई देते हैं, और जब आप नीचे देखेंगे तो आप शेषनाग के ऊपर से चल रहे होंगे और शेषनाग के बगल में आपको बहुत सारे पैर दिखेंगे। वहाँ पे कहा जाता है कि जो इंद्र के ऐरावत थे उनके हज़ारों ऐरावतों के वहाँ पे पैर लगे दिखेंगे आपको। अच्छा, और कुछ जो हमें ना पता हुआ आपको पता बता सकते हैं? हाँ, पाताल भुवनेश्वर के बारे में ही है ये चीज़ कि अगर आपको चार धाम की यात्रा करनी है और आप इतना नहीं चल सकते तो उसी के अंदर आपको छोटे छोटे केव दिखेंगे। वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चारों के आपको वहीं पे दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, गढ़वाल और कुमायूं से करके कुछ था उसके? जो उत्तराखंड है वो 3 भागों में है। एक सबसे नीचे आता है कुमाऊं, उससे ऊपर गढ़वाल, और थोड़ा तिरछी साइड में एक टेहरी करके है। अच्छा, और आप? और मैं कुमाऊं साइड से हूँ। और वहाँ की पोशाकों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि वहाँ की जो औरतें होती हैं वो शादी के बाद पिछौड़ा पहनती हैं और नथ पहनती हैं, और जो वहाँ के मर्द होते हैं वो पहाड़ी टोपी पहनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अब एक ऐसे राज्य में जानना चाहेंगे जहाँ सुनते ही नाम डर सा लगने लगता है कि शायद कट्टा रखे होंगे अंदर कि बिहार, जहाँ सबसे पहले छठ पूजा की वादियाँ आती हैं। छठ पूजा के बारे में थोड़ा बताइए आप। छठ पूजा को सबसे पहले माता सीता ने किया था जब वो अयोध्या लौटी थी। उन्होंने अपने राज्य के सुख और शांति के लिए किया था। उसके बाद से हम बिहारी वहाँ पर छठ को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसका वेट भी हम बहुत दिनों से कर रहे होते हैं कि अब आएगा अब आएगा। और जो ये 4 दिन होता है वो बहुत ही कठिन व्रत है कि पहले दिन होता है हमारा नहाए खाए, जिस दिन औरतें पहले नहाती है, फिर शुद्ध खाना बनाकर फिर वो खाती हैं। फिर दूसरा दिन खरना, जिस दिन पूरे दिन व्रत रख कर रात को फिर खीर और रोटी बनती है और फिर वो प्रसाद के रूप में सब खाते हैं। अगले दिन व्रत रहता है और संध्या अर्घ में मतलब कि घाट पे जाते हैं शाम के टाइम, वहाँ पे अर्घ देते हैं, मतलब डूबते सूरज की, और सुबह उषार मतलब जब सूरज उगता है तब अर्घ देते हैं। तो इसी के बाद फिर छठ पूजा की। अच्छा, आपने वो खीर की बात की, शायद गुड़ से बनती है, बहुत अच्छी लगती है, मैंने एक बार खाई थी, बताइए उसके बाद थोड़ा। गुड़, उसमें गुड़ और एक साठी का चावल होता है उसका यूज़ करते हैं। और हमारे उधर इसे बहुत ही मतलब इसमें बहुत मेहनत लगती है। जब इस चावल को हम चुन रहे होते हैं इसमें एक भी पत्थर या कंकड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो प्रसाद होता है पूरा अशुद्ध हो जाता है। तो जिसकी वजह से इसे बहुत ही देख के मतलब बहुत ही बाकी तरफ से चुना जाता है इसको। बहुत अच्छा है कि मतलब इतनी बारीकी से काम। और जब मैंने फूड की बात की कही दी है तो बिहार में वो लिट्टी चोखा बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो द मोस्ट आइकॉनिक डिश ऑफ बिहार इज़ लिट्टी एंड चोखा, विच इज़ इट इज़ नोन फॉर इट्स स्मोकी फ्लेवर। और जो लिट्टी के अंदर जो स्टफिंग होती है वो सत्तू की होती है, जो पराठे में भी यूज़ होता है और समर के ड्रिंक्स में भी होता है, जैसे कि मतलब हाइड्रेटेड रखता है ड्यूरिंग समर्स। और दाल पिट्ठा विच स्टीम्ड हमारे डम्पलिंग्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। मुंह में पानी सा आने लगा। और बिहार का मतलब कोई डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म? बिहार में डांस झिझिया होता है, जो कि हम एक आग लेकर के सर पे मटके के साथ वो डांस परफॉर्म करते हैं। और उसमें उस गाने के अंदर बस एक ही भगवान की पूजा की जाती है, जो कि है ब्रह्म बाबा। मतलब हमारे पूरे गांव की रक्षा वही कर रहे होते हैं। और जो मोस्ट
जो आर्ट ज़्यादा वहाँ पे होती है वो मधुबनी है, वो साड़ियों पर बनाई जाती है, घरों में बनाई जाती है। और जब लड़का और लड़की शादी करके आते हैं तो उसके अगले जिस रूम में वो लोग रहते हैं शादी के बाद, उस रूम में भी मधुबनी आर्ट बनाई जाती है। मैं पहले पूछने वाला था कि आपको आती है, अब नहीं पूछूंगा। अच्छा, वो मतलब जो आपने डांस फॉर्म बताया जिसपे सिर पे वो आग रख के करते हैं, आपने कभी परफॉर्म किया उसको? अभी तक तो नहीं, बट अगर आगे मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँ। मतलब साल के कौन से महीने में की जाती है? दुर्गा पूजा में की जाती है। माना जाता है कि ये डांस सबके घर के आगे जाके, मतलब उनके घरों के सामने जाकर करते हैं, जिससे मतलब अगर घर में कोई ईविल या फिर कुछ ऐसा जो कोई कर रहा होता है घर के अंदर, वो औरतें, उनको सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है। सबको अच्छा लगता है क्योंकि इसकी आवाज़ ही बहुत इतनी प्यारी होती है, लेकिन जो ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहा होता है अपने घर के अंदर कुछ वैसा बुरा, तो वो इंसान इस चीज़ से बहुत चिढ़ बचती है, उसको आके वो बंद करवाना चाहता है। तो पता चलता है कि हाँ, इस घर में ये औरत है जो ये सब कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने दुर्गा पूजा की बात की तो भगवान बौद्ध ने भी वहीं पे अपने मतलब ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध को भी बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पे बोधि ट्री है, बोधिनाथ मंदिर भी है। और जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो भी बिहार में ही हुई है, इसलिए ज़्यादा करके टेम्पल्स वहीं पर हैं। और बहुत सारे बौद्ध और बुद्धिस्ट जो पंडित है वो उधर ज़्यादा करके मिलेंगे आपको। अब आप मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा आपके क्या लगता है बिहारी खाने में? बिहारी लिट्टी चोखा ऑफ कोर्स। आइकॉनिक। अच्छा, गया में हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में बहुत माना जाता है कि पिंडदान वहीं किया जाता है। हाँ, पिंडदान वहीं पर होता है, मतलब घर के पिंडों की शांति के लिए जो घर के मतलब मृत लोग होते हैं उनकी पिंड वहीं दी जाती है। और मतलब आप जब भी कराना चाहें, पर होता है कि पितरों की शांति के लिए वहीं पर जाते हैं। और जो हमारी कुल देवी होती है उनके लिए मतलब ये परफॉर्म करते हैं कि हमारी घर की सुख शांति के लिए हमें हर एक साल में जाकर वहाँ पर पिंडदान करना पड़ता है। आप बिहार में कहाँ से हैं? मैं बिहार में सिवान से हूँ, सिवान भागलपुर। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं वहाँ से हूँ। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आप जाएंगे आपको बहुत अच्छे से मतलब वो लोग वेलकम करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। भागलपुर से मेरे यहाँ रिश्तेदारी जुड़ी है, इसलिए मुझे अच्छा लगा सुन के भागलपुर से। अब थोड़ा नीचे आते हैं, वेस्ट बंगाल साइड। तो मैम आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। सबसे पहले बंगाल को सुनते रसगुल्ला मुँह में आता है, तो उसके बारे में थोड़ा पहले बताइए। रसगुल्ला के बिना तो मतलब कोई फेस्टिवल ही नहीं है। मतलब मेन स्वीट होता है हमारा, उसे हम लोग रसगुल्ला बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत स्वीट है, जैसे चमचम हो गया, सौंदेश हो गया, मिष्टी दही हो गया। मिष्टी दही मतलब बंगाल का एकदम डिफरेंट होता है, उसमें शुगर की जगह मतलब गुड़ पड़ता है, इसलिए वो डिफरेंट होता है। और पानतुआ हो गया, ये सब मतलब फेमस स्वीट्स है। इसके बिना मतलब पूजा ही नहीं होता है। सारे फेस्टिवल्स में हो गया, दुर्गा पूजा में हो गया, इस सब में स्वीट्स बहुत इम्पोर्टेंट हमारा मतलब फूड है। फूड तो छोड़िए, नाम भी इतने लजीज है, मिष्टी दोई। खाना नो तो भी खा लो। अच्छा, वो सब पहले मैं पूछना भूल गया, वो आपने जो बोला था बंगाली में, बोला क्या था? I said I'm Shushmita Das. I'm from Bengal and I'm proud of my native land. अच्छा, बंगाल का मतलब सुनते ही सबसे पहले वही एक सफ़ेद साड़ी और लाल लाल उसकी पट्टियाँ याद आती हैं। मतलब कोई वही है ही आइकॉनिक? ये वहाँ के वुमेंस का ड्रेस है, मतलब उनके साड़ी मतलब बेसिकली उसको कहा जाता है लाल पाट साड़ी, क्योंकि उसमें जो क्रीम कलर का पूरा वाइट होता है और उसमें रेड कलर बॉर्डर्स होते हैं। वो पहनती है मैरिड वुमेंस, और उसके साथ शाका पहला पहनती है जो मैरिज के बाद पहना जाता है। अच्छा, मैं बहुत पहले एक सीरियल देखता था, आदत है अभी भी सीरियल देखने की। एक सीरियल आता है बैरिस्टर बाबू, उसमें छोटी सी एक लड़की थी बॉन्दिता, वो एक डांस करती थी जिसमें हाथ में कुछ लेके ऐसे घुमाते थे। अच्छा, तो वो बेसिकली दुर्गा पूजा के टाइम पे किया जाता है। उसमें एक धुनुची होता है, उसके ऊपर मतलब कोकोनट हस्क रख के जलाते हैं, नारियल का छिलका होता है उसको जलाते हैं। बस एक रूल होता है, वो गिरना नहीं चाहिए। तो उसको ऐसे मतलब एनर्जेटिक वे में डांस करते हैं, ढाक मतलब ड्रम बीट के साथ सिंग करके उस डांस करते हैं। और वो दुर्गा पूजा हो गया, बंगाली में कोई भी पूजा हो गया, डिवोशन हो गया, वो मतलब एक एक्सप्रेशन होता है हमारा धुनुचना। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर मिठाइयाँ खाते हैं, कुछ स्पाइसेस भी? स्पाइसेस भी है, फेमस है, बट मिठाई और फूड वहाँ का ज़्यादा फेमस है। मतलब मेन फूड क्या है? फूड हो गया माछ भात, मच्छी भात, हाय कौशा मांगशो, मतलब ये क्या? अच्छा, फिर माछर मुरी घंटो। कहा ना, ये नाम ही बड़े लजीज हैं।
वो भोजन को खाने से पहले नाम पहले खा लो, इतने अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक और था कि लिटरेचर बहुत वहाँ की रिच है, जैसे हमारा नेशनल एंथम वहीं से है, तो लिटरेचर के बारे में थोड़ा बताएंगी? बंगाल का लिटरेचर मतलब बहुत रिच है, मतलब क्लासिकल से मॉडर्न तक। वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें मतलब बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर बोला जाता है। तो वो हमारे बंगाली लिटरेचर प्राइड है, क्योंकि उन्होंने मतलब पोइट्रीज, नॉवेल्स, एसेज हो गया ना, उन्हीं की वजह से ये सब फेमस है वर्ल्ड वाइड। और उन्होंने एक पोइट्री मतलब एकदम शुरू में मतलब बताई थी, जो मैं मतलब थोड़ा बताना चाहूँगी। ভাবি মানুষ তাই আমি চেষ্টা করি নিজের কাজ, নিজের চিন্তা, নিজের रचनात्मक থেকে নিজের পথ বানানোর চেষ্টা करी। तो मतलब उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इंसान चाहे जैसे भी हो, मैं अपने मतलब मैं खुद के क्रिएटिविटी से, मैं खुद के काम से मतलब रख के अपना खुद का वो रास्ता बनाऊँगा। तो उन्होंने नेशनल एंथम भी लिखा था, उन्हें नाइटहुड की एक उपाधि भी दी गई थी। और हमारा जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो भी एक बंगाली ने ही लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, तो लिटरेचर बहुत फेमस है वहाँ का वर्ल्ड वाइड। मुझे तो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा। बहुत रसगुल्ले खा लिया, थोड़ा चाय पीते हैं। आसाम से मेरी दोस्त जेसिका राय से मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा। वहाँ शायद चाय पत्तियाँ बहुत उगाई जाती हैं। हाँ, वहाँ पर बहुत सारी चाय पत्तियाँ उगाई जाती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर आप तिनसुकिया वगैरह, हिभागर मतलब बोलते हैं, वहाँ उस जगहों में, डिब्रूगढ़ में, वहीं से हूँ, तो वहाँ बहुत टी प्लांटेशन होती है वहाँ पर। मतलब हर जगह जैसे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, छोटे छोटे यहाँ पर बागान है चाय के, और चाय की खेती हो रही है। अभी 10th में चैप्टर भी था, पता नहीं कौन सा था, अच्छे से नाम याद, चाय आसाम जाता है दिल्ली से। अच्छा, वो सब छोड़ी, मैं फिर से पूछना भूल गया, आपने आसामी में क्या बोला था? मैंने आसामी में छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने बोला था कि मेरा नाम जेसिका राय है और मैं आसाम की रहने वाली हूँ और मैं 10वीं मतलब कक्षा की छात्रा हूँ। एक बार फिर से बोल के दिखाइए। সকলোৰে নমস্কাৰ, মোৰ নাম জেছিকা ৰায়, मैं অসমৰ বাসিন্দা। मैं অসমৰ बाशिंदा मतलब कि मैं आसाम की हूँ और मैं दशम श्रेणी छात्री, मतलब मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। अखरों में उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा। सिल्क भी शायद से वही बहुत बहुत मतलब बनाया जाता है सिल्क। हाँ, मुगा सिल्क बहुत फेमस है और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। लाइक आप उसको पहले जो ककून होता है उसको गर्म पानी में करके मारते हैं और फिर उसके बाद आप उसको हैंड से मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसका सिल्क निकाल जाता है, तो बहुत फाइन सिल्क मिलता है। फिर उसको आप मैनुअली, हम लोग उसको क्या कहते हैं, बनाते हैं उससे। हम लोग अपना गमछा वगैरह बनाते हैं। और वहाँ पर जैसे हम लोग साड़ी पहनते हैं वहाँ पर, तो वो मेखला चादर वो बहुत फेमस, मतलब सब लोग वही पहनना होता है ट्रेडिशनली, तो वो भी बनता है। और एक मशीन होती है इसमें मैनुअली आप लोग बनाते हैं धीरे ऐसे करके। गमछा बन के बिहार आता है। अच्छा सर, बिहार में छठ पूजा बहुत फेमस है, आपका कोई रिचुअल ऐसा? हाँ, हमारे यहाँ बिहू मतलब समझा नहीं मैं थोड़ा अच्छे से। मतलब जैसे कि हम लोग का जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, तो हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग बिहू मनाते हैं। मतलब हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा हार्वेस्टिंग कितना अच्छा हुआ है, तो हम लोग उसके लिए हम लोग करते हैं। उसमें हम लोग जैसे 3 होते हैं, बोहाग बिहू हो गया और भी टाइप के होते हैं। मतलब एक न्यू ईयर के लिए हम लोग मनाया जाता है कि हमारा खुद का जो असमीज अखमिया नोटुन बरस करके हम लोग होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक मनाते हैं ऐसे। अच्छा, आप मतलब मेन फूड में चाय पीती हैं कि और कुछ? नहीं, और भी बहुत कुछ होता है वहाँ पर। हम लोग जैसे कि जब हम लोग का बिहू वगैरह चलता है तो हम मीठे में भी बनाते हैं, जब पिठा वगैरह हो जाए चावल का, मतलब चावल का वो बनता है। और यहाँ पर मिर्ची बहुत वहाँ की फेमस है, हम लोग से बोलते हैं भूत जलोखिया, बहुत स्पाइसी होती है। और इसमें क्या कहते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम लिखा गया, क्योंकि ये मतलब बहुत स्पाइसी होती है, आप नहीं खा पाएंगे। पहले आपने बता दिया, अब तो खा के देखेंगे हम। अच्छा, वन हॉर्न राइनो के बारे में, मतलब वाइल्ड लाइफ भी बहुत रिच है उसकी, आसाम की। हाँ, आपको ये पता होगा कि वहाँ सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वहीं पर वन हॉर्न राइनो मिलता है और कहीं नहीं मिलता। अच्छा, मुझे आप पता चला। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ आप मतलब जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, वन हॉर्न राइनो मिलेंगे और भी बिग 5 बीस्ट रहते हैं, मतलब जैसे कि टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए और हमारे राइनोज हो गए, ये सब मतलब आपको वहाँ मिलते हैं। और स्वाम डियर्स वगैरह वो सब भी आपको मतलब ऐसे दिखने के लिए मिल जाए। बहुत इसका जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत रिच है। आप जहाँ देखेंगे आपको हर जगह क्या कहते हैं, हरे भरे ग्रासलैंड और ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स दिखेंगे, क्योंकि एनुअली वहाँ पर होता ही है। टाइगर होने से कोई दिक्कत नहीं होती?
नहीं, रात को हम लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि मतलब अगर आप घर के बाहर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जैकाल्स वगैरह या फिर राइनो आपके खेत में घूमते हुए दिखेंगे आपको, या फिर एलिफेंट्स। तो थोड़ा आसाम हम नहीं आऊँगा, पहले सोचा था, बीच में सोचा था कि आऊँगा, पता चले रात में निकले हो करके आ जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और अब मराठी, जैसे मराठी बॉलीवुड की पहले आती है, सबसे पहले बॉलीवुड में नहीं, आप बताइए आपने क्या बोला था? इस बार मैं याद करके रखा था, पूछूंगा। मैंने बोला था मेरा नाम सृष्टि विद्याधर देवारे है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मुझे मेरे महाराष्ट्र पे बहुत गर्व है। एक बार फिर से। सुप्रभात, माझे नाव सृष्टी विद्याधर देवारे आहे, मी महाराष्ट्रातील आहो, मला माझ्या महाराष्ट्रावर खूपच गर्व वाटत आहे। अच्छा, महाराष्ट्र में चप्पल बहुत खाई है मैंने मम्मी से, तो कोल्हापुरी चप्पल थी एक, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगी? कोल्हापुरी चप्पल बहुत ट्रेडिशनल, ओल्ड ट्रेडिशन से बनाई जाती है, वो 12th सेंचुरी से बनाई जाती है, वो लेदर और हैंडमेड होती है, इसलिए फेमस है। अच्छा, मतलब जैसे बात की, अभी बहुत फेमस मूवी भी आई थी छावा, महाराज छत्रपति महाराज संभाजी महाराज के बारे में थी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहूँगा और संभाजी महाराज के बारे में भी। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने हमारे महाराष्ट्र को औरंगज़ेब से आज़ादी दिलाई थी, और उनके साथ अहिल्याबाई होळकर, तानाजी मालुसरे, ऐसे। मराठा तो बहुत रिच माने जाते हैं इंडियन उसमें, हिस्ट्री में। और क्या बोलते हैं, अरे उसका क्या नाम था, हाँ, जैसे मुंबई है, मुंबई की वजह से बहुत इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है पॉपुलेशन में। एक इधर मुंबई साइड बहुत डेंस पॉपुलेशन और दूसरी साइड बिल्कुल खाली खलियान, मतलब कोई आपके मतलब लाइफस्टाइल को फ़र्क पड़ता है इससे? हाँ, इससे इसलिए पड़ता है क्योंकि जो मुंबई के साइड इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्रीज है क्योंकि वहाँ पे सी है, और सी की वजह से बाहरी देशों में पोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसलिए इजी होता है वहाँ से, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है। और दूसरी तरफ फॉरेस्ट एरिया है जहाँ से इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल आता है। बेहतरीन। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, मैं जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, वो भीड़े रहता है, वो रत्नागिरी के आम, मतलब रत्नागिरी के एक आम बहुत फेमस है, और नागपुर का क्या, ऑरेंज बहुत फेमस। इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। वहाँ पे पर्टिकुलर कोई फ्रूट नहीं है, बहुत सारे फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, मैंगो और अनार, जैसे बेर भी है वहाँ। अच्छा, जैसे जैसिका आसाम से हैं, इनके तो बाग होंगे ही, ठीक है। आप कोई बाग हैं आम? हमारे आम के बाग। अरे वाह, आम आएंगे इस बार। वहाँ तो कोई सेर और तो नहीं मिलता? वहाँ पे जल्दी आम आ जाते हैं पेड़ों पे, मैंने खाए हैं। और वहाँ पे गणेश चतुर्थी भी फेमस मानी जाती है। गणेश चतुर्थी, पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, बैल पोड़ा, मकर संक्रांति, और गणेश चतुर्थी के दिन हम मोदक बनाते हैं जो गणपति जी को बहुत पसंद है। अच्छा, वहाँ मतलब मुंबई की बात करें, वड़ा पाव की बात ना करें, पाव भाजी हो गई, ऐसे थोड़ा पकवानों के बारे में बताइए। वड़ा पाव ऐसे पाव से बहुत सारे डिशेज आते हैं, जैसे वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसळ पाव, ऐसे। फिर से मुंह में पानी आ गया। और मेरा फेवरेट पूरन पोली है। ये क्या होता है? ये होता है जो हर फेस्टिवल में बनाते हैं, उसके बिना फेस्टिवल अधूरा माना जाता है। अच्छा, जैसे इनका छठ पूजा, इनका बिहू, आपका फेमस गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, वाह। लाल बाग के राजा के दर्शन किया आपने कभी? मैं चाहता हूँ, मैं शिरडी साईं बाबा के यहाँ। हाँ, मैं गया था, इस बार गया था, और शिरडी साईं हो गया, और सन्नी सिंगापुर भी गए थे। आप गई हैं कभी? नहीं। अच्छा, वहाँ महाराष्ट्र में जो कन्नड़ भी रहता है, आपको आती कन्नड़? बोलो, अंकुर बहुत हैंडसम है। अच्छा, मेरे नहीं, आप अपना ही बोल दीजिए। नंद हैसूर सृष्टि विद्याधर देवारे आदा ना नंदाई कर्नाटक। मतलब ये क्या, समझा नहीं मैं। नहीं, मेरा नाम सृष्टि विद्याधर देवारे है, मेरी मम्मी कर्नाटक। अच्छा, हमारी तारीफ नहीं की आपने। चलिए ठीक है। आप मतलब वहाँ फोर्ट्स भी बहुत हैं। हाँ, संभाजी महाराज के हो गए, आप शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, तानाजी मालुसरे, इन सब के फोर्ट्स हैं, और इन्हें कुछ हार्म नहीं होता क्योंकि ये ट्रेडिशन से आते हैं, इसलिए ऐसे ही रखा जाता है। मराठी में और कुछ बोलना चाहेंगी? इस बार बोलेंगी, अंकुर बहुत हैंडसम है। मैं बोलना चाहूँगी
मी महाराष्ट्राची आहो म्हणून मला माझ्या महाराष्ट्रावर खूपच गर्व वाटत आहे यही वाह, अब थोड़ा और नीचे चलता तो सबसे नीचे चलते, केरला साइड चलते हैं। केरला के बारे में कुछ? केरला की हिस्ट्री वगैरह के लिए बहुत फेमस है वो। जैसे आप अगर उसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो एशियन टाइम पे जहाँ पे उसमें चेरा डायनेस्टी हुआ करती थी, फिर 15th सेंचुरी में वहाँ पे पोर्टुगीज आए, फिर 1498 में वास्को डी गामा वहाँ पे एंटर किए, जिसने वहाँ पे उनका कॉलोनियल टाइम पीरियड स्टार्ट किया जो कि यूरोपियंस के अंडर था। फिर वहाँ पे काफ़ी कल्चर भी फेमस है, डांस फॉर्म्स हो गए वो फेमस हैं। फिर आपने यहाँ सब में एक चीज़ कॉमन पाई होगी, सब ने किसी न किसी जगह पे स्पाइसेस की बात की है। किसी ने टी की बात कही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ पड़ता है, किसी ने मिठाई की बात करी है उसमें भी कुछ ना कुछ पड़ता है, और किसी ने कुछ खाने की बात करी है उसमें भी स्पाइसेस पड़ता है। केरला में ही सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, मेजर एक्सपोर्टर है, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से है। 3000 BCE से ये मेजर एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। इसको स्पाइसेस गार्डन ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जो स्पाइसेस को उगाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। प्लस फ्रेश लोमी सॉइल्स होती हैं जहाँ पे स्पाइसेस उगती हैं। कुछ स्पाइसेस के नाम देता हूँ, जैसे कि ब्लैक पेपर, इसको किंग्स ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। आपको ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपकी काफ़ी मेडिकेशन प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है, प्लस कुछ फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। प्लस आप बात करेंगे, एक इलायची सुनी होगी आपने, ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोली जाती है। ये आप उसमें भी डालते हैं चाय वगैरह में, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। आपके शब्दों के सामने मैं अपने शब्दों को आकार नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्या कहूँ। अच्छा, मैंने एक बार पढ़ा था वो टेम्पल है जहाँ पे 6 या 7 दरवाजे हैं। हाँ, ये टेम्पल बहुत फेमस है, ये त्रिवंतुपुरम में सिचुएटेड है। इसका नाम है पद्मनाभस्वामी टेम्पल। ये टेम्पल विष्णु जी को डेडिकेटेड है, बहुत पुराना, बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ग्लोरियस टेम्पल है। इस टेम्पल में 6 कोठरियाँ हैं, 6 वॉल्ट्स हैं, उसको 6 कोठरियाँ बोला जाता है। इनमें से 2011 में 5 कोठरियाँ खोली गई थी और करोड़ों रुपए मिले थे। इनमें से एक कोठरी भी खोलना बाकी है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं, वहीं के नेटिव लोग मानते हैं केरला के, कि कुछ एक स्पेसिफिक रिचुअल्स है, जब तक वो रिचुअल परफॉर्म नहीं किए जाएंगे तब तक वो एक कोठरी नहीं खोली जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे आपने होमवर्क दे दिया कि स्पाइसेस के बारे में जान क्या हो, तुम लोग सिर्फ खा लेते हो। अच्छा, स्पाइसेस की बात की तो मैं राजीव दीक्षित के कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था अगर तुम्हें बीमार हो तो अपने किचन में चलो, सबसे अच्छा हॉस्पिटल है वो। कहते स्पाइसेस से ही सारी, मतलब आयुर्वेद पूरा स्पाइसेस पे ही है, ये स्पाइसेस नहीं, ये दवाई हैं। मतलब तो आयुर्वेद तो केरला में होगा ही। आयुर्वेद, स्पाइसेस, जो आप नाम लेंगे सब है केरला में। कुछ बताता हूँ आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद एक बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी जो बॉडी होती है, जो इंसान की बॉडी होती है, वो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक प्रकृति जो कि 5 तत्व, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस से मिलके बनी 3 एनर्जीज, जिसको दोष्या कहा जाता है, वाता, पिता और कोफा। ये 3 एनर्जीज की कॉम्बिनेशन से डिपेंडेंट होती है हमारी प्रकृति। तो आयुर्वेदा इन्हीं दोनों चीज़ों की जो इम्बैलेंस जो हो जाता है इन दोनों के बीच में, उसी को ट्रीट करता है और इन दोनों को बैलेंस में लाता है। केरला में आयुर्वेदा इतना फेमस क्यों है? केरला में आयुर्वेद इतना फेमस इसलिए है क्योंकि आप जहाँ पे भी देखेंगे तो आयुर्वेद हर जगह पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं। जैसे कहीं किया जाता है तो उसमें कुछ अपनी मॉडर्न दवाइयाँ जोड़ दी जाती हैं आयुर्वेद के साथ या कुछ, लेकिन केरला में प्योर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के द्वारा प्रिजर्व की गई हैं। जो वहाँ के वेदव्यास हैं उन्होंने इसको प्रिजर्व कर रखा है अगली आने वाली जनरेशन से। अच्छा, डांस फॉर्म्स हो गए। हाँ, डांस फॉर्म तो केरला के सबसे फेमस चीज़ वही है, कथकली कहा जाता है। जैसे कि वहाँ के दो बहुत फेमस डांस फॉर्म है। एक हो गया आपका कथकली और एक हो गया मोहिनी नृत्यम। कथकली जो होता है उसका नाम जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक कथा मतलब स्टोरी और कला मतलब प्ले। तो ये एक ग्रेट ड्रामा डांस है, मतलब इसमें एक स्पिरिचुअल स्टोरी उठाई जाती है, जैसे कि आप रामायण या महाभारत ले लीजिए, फिर उसी के डेडिकेटेड प्ले किया जाता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि ये जितने भी इसमें परफॉर्मेंस होते हैं सब मेल होते हैं। इसमें जो फीमेल के भी एक्टर हैं वो भी मेल्स ही परफॉर्म करते हैं। और अगर बात करें मोहिनी नृत्यम के बारे में, तो मोहिनी का अर्थ होता है इंचांट्रेस अवतार्स ऑफ विष्णु, मतलब विष्णु के बहुत अच्छे और बहुत मोह देने वाले अवतार। और नित्यम का मतलब तो डांस होता ही है। तो इसमें सिर्फ फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, अपना इसको डेडिकेट करती हैं हमारे अवतार और विष्णु जी के।
जो कि सोलो परफॉर्मेंस होती है उसके बारे फीमेल्स की। एक डांस और है थेयम नाम से, ये एक रिचुअलिस्टिक डांस है। इसमें जो परफॉर्मर्स होते हैं ये मास्क पहनते हैं या तो फेस पेंटिंग करते हैं और अलग अलग बहुत वाइब्रेंट क्लोथिंग पहनते हैं। फिर से मैं अपने शब्दों को आकार देना भूल जा रहा हूँ, क्या कहूँ, क्या खूब है केरला की इबादतें। इसी के साथ आज मैं इसी कुर्सी पे बैठे बैठे पूरे भारत को घूम लिया। ये जाना कि भारत इस कोने में क्या है, उस कोने में क्या है, भारत का इस कोने में भाषा क्या, उस कोने में भाषा क्या है। भारत के पोशाक बदल जाते हैं, भारत की भाषाएं बदल जाती हैं, भारत के रिचुअल बदल जाते हैं, भारत की संस्कृति बदल जाती है, परंतु जो बदलती नहीं वो है भारत की श्रद्धा, वो है भारत के विचार, वो है भारत के आदर्श, वो है भारत का समर्पण, भारत के भाईचारे और भारत का आशीर्वाद। भारत जो विश्व गुरु बनेगा, इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जितना जानूं जिज्ञासा उतनी बढ़ती जाती है, कि जितना जानूं जिज्ञासा उतनी बढ़ती जाती है, जितना पूछूं बातें उतनी बनती जाती हैं। ऐ खुदा तूने इस भारत को इतना सुंदर क्यों बनाया, जिस कोने को देखूं इसके लिए इज्जत बढ़ती जाती है, इसके लिए इज्जत बढ़ती जाती है। धन्यवाद।